Jai Hind to all. Welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your SSB interview. ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बिकॉज दिस वीडियो इज अबाउट द रीजंस फॉर मेडिकल रिजेक्शन इन एसएसबी। अभी वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि काफी सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपको मेडिकल रिजेक्शन मिल जाता है। काफी कॉमन रीजंस होते हैं और अगर आप उन्हें क्योर करा लेते हैं टाइम रहते तो आप मेडिकल रिजेक्शन से बच सकते हो। इस वीडियो में हम उन्हीं मेडिकल रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका क्योर या फिर कैसे आप उन्हें सही कर सकते हैं, उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं जो काफी लोगों को पता नहीं होती है। मेडिकल टेस्ट कब कंडक्ट कराए जाते हैं? जैसे आप रिकमेंड हो जाते हैं उसके बाद आपके मेडिकल टेस्ट शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आर्मी में आफ्टर एसएसबी, जस्ट आफ्टर एसएसबी अगले दिन से आपके मेडिकल टेस्ट शुरू हो जाते हैं। एयरफोर्स में आपको कुछ टाइम दिया जाता है और सेंटर एलोकेट होता है जिसमें आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना पड़ता है बाद में। तो ये प्रोसीजर फॉलो होते हैं, ठीक है। इसमें बेसिक कुछ जो टेस्ट होते हैं वो तो सब सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। कुछ कुछ चेंज होते हैं, लाइक एयरफोर्स में कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। इन कैटेगरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में एसएसबी मेडिकल डिवाइडेड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेडिसिन। मेडिसिन में कंडक्ट होते हैं आपके जनरली हाइट, वेट, चेस्ट एक्सपेंशन और जो आपके ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट्स होती हैं वो चेक करी जाती हैं। कार्डियक मरमर, जो आपकी हार्ट बीट है उसको टेस्ट करा जाता है, ठीक है। वो बेसिक चीजें टेस्ट करी जाती हैं। डेंटल में बात करें तो आपके टीथ उनको टेस्ट करा जाता है, ठीक है। जो आपका जॉ होता है उसको टेस्ट कराता है। उन सब चीजों को देखा जाता है और डेंटल पॉइंट्स होते हैं उसके 14 मिनिमम पॉइंट्स आपको होने चाहिए, तभी आप फिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टेस्ट होता है वो होता है ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट। उसमें आपके ईयर नोज और थ्रोट के जो भी टेस्ट हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं। सर्जिकल में बात करें तो आपकी जो फिजिकल बॉडी के पोस्चर है, ठीक है, जो डिफॉर्मिटीज होती हैं कुछ कुछ फिजिकल बॉडी में, ठीक है, उसको टेस्ट करा जाता है, ठीक है। और बहुत सारी और चीजें चेक करी जाती हैं। रेडियोलॉजी में आपका जो भी आपके एक्सरे होते हैं, एमआरआई लाइक इन एयरफोर्स, और जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है वो कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो रेडियोलॉजी में वो होता है। बाकी यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट आपका पहले दिन हो जाता है और आपकी रिपोर्ट जो होती है वो मेडिसिन वाले डॉक्टर चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आई का। आई के अलग से टेस्ट कंडक्ट कराया जिसमें पावर, कलर ब्लाइंडनेस, ग्लूकोमा और बहुत सारे इन्फेक्शन के लिए चेक करा जाता है आई को, ठीक है। ये सारे बेसिक टेस्ट होते हैं। आपको पता लग गया आपकी आपके कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, किस किस कैटेगरी में कंडक्ट कराए जाएंगे। ये बेसिक चीज हो गई। अब हम लोग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर देते हैं, कौन कौन से बेसिक आपको रिजेक्शन मिल सकते हैं अगर आप एसएसबी मेडिकल में जाते हो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइट, वेट और चेस्ट एक्सपेंशन के बारे में। हाइट के लिए क्राइटेरिया बताऊं तो हाइट के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर इज द मिनिमम हाइट। एंड जो लोग हिल से बिलोंग करते हैं लाइक इन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज या फिर कुमाऊं गढ़वाल का रीजन है या फिर गुरखास है, उनके लिए जो क्राइटेरिया होता है 152 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि आपकी जो डोमिसाइल होनी चाहिए वो हिली एरिया की होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप कंसीडर करे जाते हो कि आप हिल के मतलब हिल से बिलोंग करते हो। उसके बाद अगर हम फ्लाइंग के लिए बात करें तो फ्लाइंग के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 163 सेंटीमीटर प्लस अदर मेजरमेंट, जो आपके लिम्स होते हैं उन्हें भी मेजर करा जाता है ताकि आपके जो हाथ पैर हैं वो कॉकपिट में फिट आ सकें और रीच कर सकें जो भी कंट्रोलर्स होते हैं उनको, ठीक है। -2 सेंटीमीटर फॉर 18 एज और बिलो। इसका मतलब क्या है? अगर आप बिलो 18 है तो आपकी हाइट बढ़ सकती है अभी, तो वो लोग एक थोड़ा -2 का आपको रिलैक्सेशन देते हैं, मतलब आपकी 155 भी है तो आप फिट हो जाओगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 इज द मिनिमम हाइट फॉर आर्मी, नेवी, और 148 हिल वालों के लिए। फ्लाइंग के लिए बात करें तो सेम 163 सेंटीमीटर प्लस अदर मेजरमेंट्स एंड -2 आपको रिलैक्सेशन मिलता है 18 ईयर से अगर आप छोटे हैं, ठीक है। वेट की बात करते हैं तो बीएमआई आपका 25 से कम होना चाहिए, मतलब आपका फिट रेंज में बीएमआई आना चाहिए। आप जो वेट इज टू हाइट चार्ट होता है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नेट में आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। आपके फिट बीएमआई के हिसाब से आप देख सकते हैं आपका वेट कितना होना चाहिए। अगर आपका वेट बढ़ता है तो आपको ओवरवेट का टीआर मिलता है और अगर वेट कम हो रखा होता है तो आपको अंडरवेट का टीआर मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चेस्ट एक्सपेंशन की। तो 77 सेंटीमीटर की आपकी चेस्ट मेजर होनी चाहिए मिनिमम और 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंशन आना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक क्राइटेरिया होगा। अगर आपका इससे एक्सीड करता है, कम होता है, तो आपको उसका लिए टीआर मिलता है। आगे बात करते हैं एक्सटेंडेड विजन के बारे में। एक्सटेंडेड विजन मतलब आपकी आई साइट के बारे में। आई साइट अगर आपकी ज्यादा या कम, मतलब मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है आपको, तो उसके बेसिस पे आपको
टीआर मिलता है, ठीक है। अब नॉन फ्लाइंग के लिए बात करते हैं, जो एनडीए-टीएस एंट्रीज होती हैं, जो एनडीए-टीएस नेवी टेक जो एंट्री होती है, उसमें आपकी जो पावर होनी चाहिए वो लेस देन प्लस माइनस 2.5 होनी चाहिए। अब इसमें एयरफोर्स का कोई काम नहीं है, नेवी के लिए भी अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसमें आर्मी एनडीटीएस की बात कर रहा हूँ जो आर्मी के लिए है, ठीक है, आर्मी वाला, उसमें लेस देन प्लस माइनस 2.5 होते हैं। और ग्रेजुएशन लेवल एंट्रीज होती हैं वो प्लस माइनस 3.5 अलाउ करती हैं, लाइक जो सीडीएस एंट्री होती है, आईएमए वाली एंट्रीज होती हैं, लाइक टीजीसी, एसएससी टेक, उसमें 3.5 अलाउड होती है। फ्लाइंग के लिए बात करें तो उसमें 0.5 मतलब 6/6 होनी चाहिए आपकी विजन, 0.5 से कम, ठीक है, 0.5 डायोप्टर से मायोपिया में, और हाइपरमेट्रोपिया में 1.5 मतलब 6/9 अलाउड होती है। लासिक की बात करें तो लासिक सर्जरी आप जब आप 20 साल से ऊपर के हो तभी आप कर सकते हो, और उसमें भी 1 साल के गैप के बाद ही आप एसएसबी दे सकते हो, मतलब आप मेडिकल जा सकते हो, तभी आप फिट होगे, ठीक है। सो लासिक के लिए कंडीशन है, और बाकी ये टेस्ट है। अगर आपका इस पावर से ज्यादा होता है तो आपको एक्सटेंडेड विजन के लिए टीआर मिलता है, आप जाओ। आपकी अगर पावर मतलब थोड़ा ही डिफरेंस है तो आप योगा वगैरह, मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज होती है, आई की एक्सरसाइज, काफी योगिक एक्सरसाइज होती है, उनसे काफी फर्क पड़ता है। मेरे काफी सारे दोस्तों ने अपनी पावर कम करी है उससे, तो वो आप मेजर्स अपना सकते हैं, क्या पता आपकी पावर कम हो जाए और उस रेंज में आ जाए इसमें आप फिट हो जाए, ठीक है। सो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। आगे बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस एंड ग्लूकोमा के लिए। कलर ब्लाइंडनेस एक परमानेंट रिजेक्शन हो सकता है, बट जनरली एक मिथ है कि परमानेंट रिजेक्शन है ही। इसमें भी लेवल्स ऑफ टेस्ट होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस की जो शीट होती है, इशिहारा सीट, उसमें क्या होता है कि आपके कुछ लेवल्स होते हैं, CP1, CP2, CP3। अगर आप इतने क्वेश्चंस का आंसर सही दे देते हैं तो आप CP1 कैटेगरी में आते हैं, वरना 2, वरना 3। उसमें जो अगर आपकी CP1 आती है तो आप फ्लाइंग के लिए फिट है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, CP1 ही होना चाहिए आपका फ्लाइंग के लिए। नॉन फ्लाइंग लाइक आर्मी नेवी के लिए, अगर आप नॉन फ्लाइंग या एयरफोर्स में भी आप ग्राउंड ड्यूटी में हो तो उसमें CP2 भी कंसीडर करा जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें भी आपको फेल कर देंगे, CP2 कंसीडर करा जाता है, वो फिट कैटेगरी में आता है, ठीक है। उससे नीचे आप अनफिट होते हो, फिर परमानेंटली अनफिट, उसको आप ठीक भी नहीं कर सकते फिर। उसके बाद बात करते हैं ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा एक जनरली हमारा आई के जो नर्व्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, दिखने में दिक्कत होती है हमें, तो ग्लूकोमा इन्फेक्शन है, ये डायलेशन से पता लगता है। डायलेटिंग फ्लूइड आपको डालते हैं जो डॉक्टर होते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, फिर आपके लिए ग्लूकोमा का टेस्ट होता है, ठीक है। सो ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, अगर आपका पाया जाता है तो आपको टीआर दिया जाता है फिर, ठीक है, आप उसको क्योर करा सकते हैं, एएमबी में जाके फिट हो सकते हैं। बाकी अगर नहीं होता क्योर तो आप अनफिट करा दिए जाते हैं अपनी एसएसबी में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्वेटी पाम्स के बारे में। इसके रिगार्डिंग जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन होता है कि भैया मेरे को स्वेटी पाम्स है, क्या मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, कितना कैसे ठीक करा सकते हैं। तो जनरली स्वेटी पाम्स ऑलमोस्ट सबको ही होता है, जब वो पेन होल्ड करते हैं, ज्यादा देर तक आप पेन होल्ड करते हो तो आपको स्वेटी पाम्स होता है, या फिर आप कुछ काम ज्यादा कर लेते हो तो आपको स्वेटी पाम्स होते हैं, ठीक है। तो वो एक जनरल चीज है। बट अगर आपको एक्सेसिव स्वेटी पाम्स में स्वेट आता है और रेगुलरली आता है तो ये काफी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इसका एक क्योर है कि आप ड्राइसॉल लोशन लगा सकते हो, 1-2 महीने लगा के देखो, किसी डॉक्टर को कंसल्ट करो कि इस जो हमारा पाम है उसे ड्राई कैसे कर सकते हैं। जनरली अगर आपका जब आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, मतलब जो आपका सर्जिकल में जनरली टेस्ट होता है स्वेटी पाम, जब वो टेस्ट कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे आपका ड्राई रहा पाम तो आप कंसीडर करे जाते हो फिट, वरना अनफिट। और टेस्ट करना बहुत बेसिक टेस्ट करते हैं, बस छू के देखते हैं, या फिर आपकी 2 बार पाम को बोलेंगे कि ओपन क्लोज करो और फिर चेक कर लेते हैं, मतलब इतना ज्यादा टाइट चेक नहीं होता उनका, ठीक है। तो उसमें आप आराम से फिट हो सकते हो, इतना डरने की जरूरत नहीं। ड्राई सॉल लगा के चल जाना, ड्राई रहता है उससे कम से कम 1 घंटा तो ड्राई रहता ही है, तो आप फिट हो जाओगे, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है इन स्वेटी पाम्स। बट अगर आपको एक्सेसिव आता है, ड्राई सॉल लगा के भी आपको स्वेटी पाम्स हो रहे हैं, तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बात करते हैं फिजिकल डिफॉर्मेशंस के बारे में। फिजिकल डिफॉर्मेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन होता है, बिकॉज इसमें चीज ही कंफ्यूजन वाली है। किसी किसी को पतलेपन की वजह से बो लेग्स लगते हैं, किसी को मोटापे की वजह से नॉक नीज लगती हैं, ठीक है। तो काफी काफी दिक्कत होती है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत डर रहता है कि मेरे को कहीं नॉक नीज तो नहीं है। अब ये किस बेसिस पे होता है, अगर आपके पैर आउटवर्ड्स हैं तो बो लेग्स होते हैं आपको, ठीक है। और अगर ज्यादा इनवर्ड्स हैं, गैप नहीं आ रहा है, तो नॉक नीज, मतलब कम गैप तो नॉक नीज, ज्यादा ही गैप तो बो लेग्स, ठीक है। एक रिक्वायर्ड गैप होना चाहिए, वो स्केल डाल के चेक करते हैं और थोड़ा मेजर करके चेक करते हैं डॉक्टर, तो वो आपका फिट कैटेगरी में आना चाहिए। तो अगर आप ज्यादा मोटे हैं और आपको लगता है कि उसकी वजह से आपको नॉक नीज है तो आप वेट लॉस कर सकते हैं, और आपको बो लेग्स लगता है कि आपके पतलेपन की वजह से है तो आप थोड़ा वेट गेन कर सकते हो, उससे आप फिट हो सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको सही में दिक्कत है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो, उससे आपके वो बता देंगे कि क्या क्या एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, जिससे आपका ये जो बो लेग्स या फिर नॉक नीज है वो क्योर हो सके। आगे बात करते हैं तो क्यूबिटस वैल्गस की बात करते हैं। बहुत ही कॉमन टीआर है और कभी कभी बहुत सारों को रिजेक्शन मिल जाता है इस पे, क्यूबिटस वैल्गस पे। इसे कैरिंग एंगल कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। और कैरिंग एंगल से क्या होता है कि 2 टाइप के होते हैं, क्यूबिटस वैल्गस या क्यूबिटस वैरस, इसमें कंफ्यूजन मत करना।
क्यूबिटस वैल्गस इज जनरली कि आपके हाथ आउटवर्ड्स, जब आप सीधे हाथ करते हैं ना, सीधे हाथ करोगे तो आउटवर्ड्स जाएंगे आपके हाथ, आउटवर्ड्स मतलब इस तरीके से। और जो ये एंगल बनता है ये आपका 15 डिग्री से कम का एंगल होना चाहिए। जो ये एंगल बनता है ना 15 डिग्री से कम का होना चाहिए। जो एंगल बनेगा आपका जैसे सीधा आना चाहिए, सीधे के बाद जो आपका एंगल बन रहा है 15 डिग्री से कम का होना चाहिए, तभी आप कंसीडर करे जाते हो फिट, वरना अनफिट। ठीक है, 15 डिग्री मेल में और फीमेल में 13 डिग्री से कम होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यूबिटस वैल्गस जनरली कैरिंग एंगल में आपको पॉइंट मिल जाता है। उसके बाद क्यूबिटस वैरस की बात करें तो इनवर्ड्स, इनवर्ड्स होता है जब आप सामने हाथ रखते हैं तो अगर आपके हाथ अंदर को जा रहे हैं तो क्यूबिटस वैरस है, एक्यूट कैरिंग एंगल। इसमें लेस देन 5 डिग्रीज का एंगल बनना चाहिए आपका, तब आप कंसीडर करे जाते हैं फिट। उसके बाद हम हेलस वेलगस और हेलस वेरस की बात करते हैं। इसमें तो हम लोग हाथ की बात कर रहे थे, हेलस वेलगस और वेरस में हम टो की बात करते हैं। टो अगर आपका इनवर्ड है तो ये दैट इज हेलस वेरस, और आउटवर्ड है तो हेलस वेलगस है। ठीक है, टो जो टो होता है ना आपका पैर में, ये इतना, ये ज्यादा ही आउटवर्ड नहीं होना चाहिए, ज्यादा इनवर्ड भी नहीं होना चाहिए, इसका लिमिट होती है 20 डिग्रीज की। सो ये जनरली कम लोगों को होता है, बट तभी भी होता है। ठीक है, ये कॉमन चीज है, तो इसके लिए भी आप टेस्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं 20 डिग्री से कम है कि नहीं। ठीक है, अगर है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करो और उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करो। उसके बाद बोल एग्जन नॉक नीज का मैंने आपको बता दिया, फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम लग रही है, वरना आप वेट लॉस या वेट गेन करके भी मतलब इसे सही कर सकते हो। आगे बात करते हैं किडनी स्टोन और हर्निया के बारे में बात कर लेते हैं। किडनी स्टोन और हर्निया भी बहुत कॉमन होने लगे हैं अब। जब भी मैंने एसएसबी दी थी, जब मैंने एसएसबी दी थी, मेरा मेडिकल हुआ था, मेरे साथ वाले थे, काफी लोगों को हर्निया और किडनी स्टोन का टीआर मिला था। और मेरे टाइम से किडनी स्टोन काफी सीरियस हो गया था, बिकॉज इनिशियली क्या होता था, जब मेरे टाइम से पहले जब एसएसबी होती थी, उसमें क्या होता था कि अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू के टाइम जो मेडिकल होता है उसमें अगर आपको टीआर मिलता था रिगार्डिंग किडनी स्टोन, तो आप अगर किडनी स्टोन निकलवा के, किडनी स्टोन अगर माना आपने माइनस कर दिया, मतलब निकाल दिया किडनी स्टोन, आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, उसके बाद अगर आप एएमबी में जाते थे, जो आपका अपील मेडिकल बोर्ड होता है, एएमबी आफ्टर योर एसएसबी आपको 42 डेज के अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है एएमबी में, तो अगर आप निकलवा के एएमबी में जाते थे तो आप फिट हो जाते थे इनिशियली पहले। ठीक है, बट अब क्या होता है कि अगर आपका एसएसबी में टीआर मिला है आपको किडनी स्टोन का, तो आप एएमबी में निकलवा के भी जाओ तो वो मानते नहीं है, तो आपको अनफिट दे देते हैं। ठीक है, जनरली आपको अनफिट दे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ता है इसमें। अगर आपको लगता है किडनी स्टोन है, नहीं भी है तो एक बार टेस्ट करवा लो, अपना अल्ट्रासाउंड करवा लो, आपको पता लग जाएगा कि किडनी स्टोन है कि नहीं है। ठीक है, सो ये किडनी स्टोन के लिए बताया। हर्निया के लिए भी, हर्निया भी एक कॉमन चीज है, ये भी आप पता लगा सकते हैं, अपना टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। वरना अगर आपको है भी और आपको वहाँ एसएसबी में डिटेक्ट हो भी जाता है, तो इसके लिए सर्जरी आपकी अलाउड है, आप सर्जरी करा सकते हो। 5 वीक्स का आपका मिनिमम रेस्ट पीरियड है, मतलब रिकवरी पीरियड है। उसके बाद आप जाके आरएमबी में तक तो फिट हो जाते हो। ठीक है, तीन तीन मेडिकल होते हैं, एक होता है एसएसबी मेडिकल, दूसरा होता है आपका एएमबी अपील मेडिकल बोर्ड में मेडिकल, जो 42 डेज के अंदर होता है। इसमें तो आप फिट नहीं हो पाओगे, बिकॉज आपका जो आपका रेस्ट पीरियड है वो पूरा नहीं होगा। बट आरएमबी जो होती है रिव्यू मेडिकल बोर्ड, या तो उसमें आप फिट हो सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम जो है वो दे देते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग से पहले तक, ज्वाइनिंग के बाद भी होती है आरएमबी, तो डिपेंडिंग ऑन क्या क्या केस है आपका, उसको वो कंसीडर करते हैं। वो नहीं चाहते आप रिजेक्ट हो यार, वो भी चाहते हैं कि आप फिट हो जाओ, बट अगर आपका केस ही नहीं बन रहा तो आपको अनफिट कर ही देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग डेविएटेड नेजल सेप्टम या फिर डीएनएस और नेजल परफोरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डेविएटेड नेजल सेप्टम भी काफी कॉमन है, बहुत सारे लोगों को डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है। डीएनएस सेप्टल परफोरेशन थोड़ा रेयर है, सेप्टल परफोरेशन नहीं होता ज्यादातर लोगों को, बट डीएनएस बहुत लोगों को होता है। ठीक है, तो डीएनएस के लिए भी सर्जरी अलाउड है। इसमें भी 5 वीक्स का मिनिमम रिकवरी टाइम होना चाहिए, तभी आप जाके फिट होते हो। सेम प्रोसीजर इसमें भी हर्निया वाला ही है, डीएनएस की सर्जरी होती है। उसके बाद भी आपका सही होना चाहिए। ठीक है, जो आपका जो सेप्टम होना चाहिए वो अब डिवेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब जो लिमिट होती है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। सो टेस्ट होता है दोबारा एएमबी आरएमबी में, जहाँ पे भी आपको आपने सर्जरी करा के जा रहे हैं वहां आपका टेस्ट होता है, तो आपके लिमिट के अंदर अंडर होगा तो सही है, वरना आपको रिजेक्शन दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, फिर परफोरेटेड सेप्टम इज रिजेक्शन इन आर्म फोर्सेस। अगर आपके सेप्टम जो बीच वाली हड्डी होती है उसमें छेद है बीच में, तो दैट इज अ रिजेक्शन इन आर्म फोर्सेस। ठीक है, उसका क्योर भी नहीं हो, सर्जरी भी अगर खुद करा सकते हो, मतलब वो पूरा बंद हो जाएगा तब सही है, वरना तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं टिम्फेनोसिलोरेसिस या और टिम्फेनिक परफोरेशन के बारे में। जो मेरा पॉइंट ऑफ रिजेक्शन था वो भी टिम्फेनोसिलोरेसिस ही था। इसमें क्या होता है, टिम्फेनोसिलोरेसिस में इस तरीके का आपका ईयर ड्रम हो जाता है। ईयर ड्रम ये रहा आपका, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं जिसे हम लोग, और ये व्हाइट कलर का पैच इसमें बन जाता है। ठीक है, इसे अनहेल्दी ईयर ड्रम भी कहते हैं, अनहेल्दी टिम्फेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो इसमें क्या होता है कि आपके जो ईयर ड्रम है उसमें ऐसे व्हाइट कलर का पैच बन जाता है, जिसकी वजह से ईयर ड्रम हैवी हो जाता है, और हैवी होने की वजह से दैट becomes prone to
गेटिंग परफोरेटेड। सो वो फट सकता है पर्दा, इसलिए उसको रिजेक्ट करा जाता है। अब इसमें भी कंडीशन होती है कि आपका अगर ये जो एरिया कवर्ड है टिम्फेनिक, जो ये टिम्फेनस फ्लोरेसिस, ये कैल्शियम आपका डिपॉजिट है, ये व्हाइट कलर का पैच अगर 50% से ज्यादा का एरिया कर रहा है तो आपका रिजेक्शन है, वरना आप फिट हो जाओगे। जनरली 40% चेक करते हैं वो लोग, 50 को कंसीडर नहीं करते, बिकॉज मेरा ही 45-50 था, उसमें मैं रिजेक्ट हो गया था। तो 40% आप मान के चलो कि 40% से लेस है तो आप फिट हो, वरना आप अनफिट हो। उसमें भी आपका ईयर ड्रम हेल्दी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पस बन रहा है या फिर आपका जो ईयर ड्रम है वो भारी हो रहा है और आपकी ऑडियोमेट्री फिट नहीं हो आप, तो उसमें भी टेस्ट होती है, ऑडियोमेट्री और टिम्फेनोमेट्री भी फिट होनी चाहिए आपकी साथ में। टिम्फेनिक परफोरेशन क्या होता है? कान में छेद हो जाना, पस निकलता है इसमें, कान में छेद हो रखा होता है। इसके लिए सर्जरी अलाउड है, 12 वीक्स का गैप होना चाहिए आफ्टर द सर्जरी और आप फिट हो सकते हो, ठीक है। बट इसके लिए भी वही कंडीशन है कि 50% से कम एरिया में आपका परफोरेशन होना चाहिए, ज्यादा हुआ तो सर्जरी अलाउड नहीं है। उसके बाद टाइप ए टिम्फेनोमेट्री पास होनी चाहिए। टिम्फेनोमेट्री एक टेस्ट होता है जिसमें आपकी ईयर की जो आपकी हियरिंग कैपेसिटी है उस पर टेस्ट किया जाता है, और उसको टाइप ए मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, तो उसमें टाइप ए होना चाहिए आपका स्टैंडर्ड। उसके बाद पासिंग फोर्स विस्पर टेस्ट, फोर्स होना चाहिए यहाँ पे। फोर्स विस्पर टेस्ट क्या होता है? इसमें आपको ऑडियोमेट्री भी कहते हैं इसे, इसमें आपको एक बैकग्राउंड में आपके डिस्टरबेंस क्रिएट करा जाएगा और आपको कुछ साउंड्स कराई जाएंगी टेस्ट, और उसमें आपको रिस्पॉन्स देने होंगे अपने कि आपने क्या सुना, ठीक है। उस बेसिस पे आपके टेस्ट कराया जाता है ऑडियोमेट्री, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे का टेस्ट है कार्डियक मर्मर या बीपी। हार्ट से रिलेटेड चीजें हैं। कार्डियक मर्मर जनरली हमारे हार्ट दो साउंड करता है, लब डब की, बट अगर डिफरेंट साउंड आ रही है, मल्टीपल साउंड आ रही है, तो इट इज अ केस ऑफ कार्डियक मर्मर। तो उसमें आपका जनरली कार्डियक मर्मर को पॉइंट को क्लियर करना काफी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ये काइंड ऑफ परमानेंट रिजेक्शन है, बिकॉज आप इसे ठीक नहीं कर सकते। बट जिनका माइनर होता है उनको फिट करा दिया जाता है क्योंकि ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। सो कार्डियक मर्मर भी आपका हो सकता है क्योर अगर आपको सर्टेन लिमिट के अंडर है, ठीक है। फिर बीपी के बारे में बात करते हैं। जनरली बहुत सारों को बीपी मिलता है, बट ये क्योर हो जाते हैं, मतलब वहां जाके एएमबी में जाके ये लोग फिट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ टेस्ट होते हैं वहां पे, दोबारा आपको बीपी आपके बहुत टाइम तक नापा जाता है, पूरे जनरली 6-7 घंटे के लिए आपको लिटाया जाता है। मैंने ऐसे सुना है कि उसमें बार बार आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, बार बार आपका बीपी लेते हैं ताकि टेस्ट कर सकें कि आपका मतलब बीपी स्टेबल है कि नहीं, मतलब एक टाइम पे ही स्टेबल आ रहा है कि नहीं, या फिर ज्यादा देर के लिए स्टेबल आ रहा है, ठीक है। सो बीपी ऐसे टेस्ट कराया जाता है, उसमें आपका रिजेक्शन मिल सकता है आपको अगर आपको हाई बीपी या लो बीपी है। सो जनरली इसमें रिजेक्शन नहीं मिलता, बट कुछ कुछ लोगों को मिल जाता है, इनको ज्यादा ही मतलब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे काफी रिजेक्शन मिल जाते हैं एसएसबी में, क्योंकि यहाँ पे टेंशन रहती है, वो लोग दे देते हैं लिख के, बट एएमबी में जाके क्लियर हो जाता है। आगे बात करते हैं ब्लड टेस्ट के बारे में। ब्लड टेस्ट, बहुत सारे ब्लड टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, जो टेस्ट के केमिकल्स होते हैं काफी सारे, जो हमारे अंदर हमारे ब्लड के अंदर केमिकल्स होते हैं, उनके बेसिस पे टेस्ट कराया जाता है। एबनॉर्मेलिटी अगर आपको है, कोई चीज ज्यादा एक्सीड कर रही है, कोई चीज लो है, तो उस पे आपको उसके बेसिस पे आपको रिजेक्शन मिलता है। कॉमन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? अनेमिया, ठीक है, अनेमिया हो सकता है, उसके हीमोग्लोबिन की कमी, अनेमिया, ठीक है। बिलिरुबिन, बिलिरुबिन लेवल में बहुत सारे लोगों को टीआर मिलता है, अनेमिया भी बहुत कॉमन है। प्लेटलेट काउंट, लिम्फोसाइट्स, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, वो बहुत सारी चीजें, ठीक है, यूरिन टेस्ट में भी। तो वो सब में आपको फिट होना चाहिए, वो सारे आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए, तब जाके आप फिट कंसिडर करे जाते हो अपने एसएसबी मेडिकल में, ठीक है। सो ये हमने 10 पॉइंट डिस्कस करे जिसमें आपको मेडिकल रिएक्शन मिल सकता है, इनके आप टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं। मैंने आपको लिमिट्स बता दी, जहाँ किसी भी आप लोकल मेडिकल, जो आपका मेडिकल सेंटर है या फिर कोई हॉस्पिटल है, वहां आप जा सकते हैं। एक और चीज मैं बता देता हूँ, कोई अगर आपको जनरली किसी आर्मी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो काफी सारे जैसे रिटायर्ड डॉक्टर होते हैं ना, तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, लाइक मैक्स, अपोलो, इनमें काम कर रहे होते हैं। तो आप नेट में सर्च कर सकते हैं कि आपको कोई आर्मी डॉक्टर रिटायर्ड मिल जाए, उसकी आप कंसल्टेशन लेके अगर आप ये टेस्ट कंडक्ट करवाओगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए, आप इससे कर सकते हो ऐसा, और वो आपको सही एडवाइस दे देंगे, और तो आप टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो दैट विल सेव यू एन अटेम्प्ट। और अगर आपको और मेडिकल टेस्ट के बारे में जानना है तो आप वीडियो को कमेंट करो कि कौन कौन सी वीडियोस आनी चाहिए, किस किस टेस्ट पे बनानी चाहिए हमें अलग से। और अगर आपको कोई और डाउट है रिगार्डिंग दीज टेस्ट जो भी मैंने डिस्कस करे, तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। So that was always all about the video. Hope you enjoyed the video. Till the next video, Jai Hind.